जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ करने हैं जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जा चुके हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स के अंदर। और मज़ीद ये पॉसिबिलिटी है कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, आपके एसडीओ के एग्ज़ाम में, इलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम में, आपके वन पेपर के किसी भी एग्ज़ाम में ये 100 एमसीक्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इनको आपने यूनिवर्सली ऐसे ही फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है। ये 100 एमसीक्यूज़ आपने कर लिए तो इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी है कि आप 100% अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी एमसीक्यूज़ आता है तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। चलें जी, विदाउट एनी डिले हम इंशाल्लाह ये 100 एमसीक्यूज़ को क्या करते हैं जी, फिंगर टिप्स पे अभी याद करते हैं। राइट, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड ऑन, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब इन्फोर्स हुआ था? 14 अगस्त 1973 को ये फाइनली क्या हुआ था? इन्फोर्स हुआ था। ये बात आपने याद रखनी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वॉज पास्ड बाय नेशनल असम्बली। नेशनल असम्बली ने 1973 का आइन कब पास किया था? 10 अप्रैल 1973 को पास किया था। इसलिए 10 अप्रैल को कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी तब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्स किया गया था। आपको पता है कि 1971 में जो पार्टीशन ऑफ जो जब जब बंगाल हमसे अलहदा हो गया था उसके बाद ये नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था। राइट जी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी आर्टिकल्स? तो 280 आर्टिकल्स है। राइट, ये आपने याद रखना है। 1956 के 234 थे, 1962 के 250 और 1973 के 280 आर्टिकल्स। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी स्केजुअल्स? तो उसमें ओरिजिनली तो उसमें 7 स्केजुअल्स थे। कितने? 7 स्केजुअल्स थे, लेकिन बाद में उसमें कितने कर दिए गए? 2 निकाल के बाकी 5 कर दिए गए उसके स्केजुअल्स। राइट जी, ये आपने याद रखना है। इसमें 18th अमेंडमेंट के बाद 2 ख़त्म कर दिए गए थे, तो ओरिजिनली उसमें 7 स्केजुअल्स ही थे। द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। वो कहता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रीएम्बल है, जो उसका दिबाचा है, उसको क्या कहते हैं? उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं। करारदाद मकासद जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दिबाचा है। दिबाचा वो होता है जो किताब का जो पहला सफ़ा होता है, जिसके ऊपर लिखा होता है ये किताब कैसी होगी, इसके अंदर क्या है और किन चीज़ों पे ये बनाई गई है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ऑन 12 मार्च 1949 को। करारदाद मकासद जो है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास करवाई गई और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे लियाकत अली ख़ान। इस्लाम वाज डिक्लेयर्ड द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आइन के अंदर इस्लाम को स्टेट का रिलीजन क्या किया गया था? डिक्लेयर किया गया था। कौन से आर्टिकल में? ये आपने खुद देखना है, बल्कि अगर ये आपने देखना है तो पिछली जो वीडियो हमने बनाई थी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको आप देख लें। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेनिटी इक़्तिदार आला बिलोंग्स टू, इक़्तिदार आला किसके पास है जी? अल्लाह ताला के पास। ठीक है जी। ये एक अमानत है जो कि रूलर्स को दी जाती है और ताकि उसे लिमिट्स के अंदर यूटिलाइज करें। आगे है जी, द हेड ऑफ स्टेट अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी स्टेट का हेड 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंट ही कमांडर इन चीफ होता है सारी फोर्सेस का। और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो प्राइम मिनिस्टर होता है। द हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है जी? प्राइम मिनिस्टर है। ये याद रखना है आपने। पाकिस्तान इज़ डिक्लेयर्ड एज फेडरल रिपब्लिक। ठीक है। फेडरल का मतलब ये है कि ये फेडरेशन है, एक फेडरल है मतलब वफाक है और वफाक के आगे सूबे हैं। रिपब्लिक वो होती है जिसमें हेड ऑफ स्टेट को इलेक्ट किया जाता है। तो हेड ऑफ स्टेट हमारा कौन है जी? प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है? नेशनल असम्बली करती है, सेनेट करता है और सारी की सारी प्रोविंशियल असम्बलीज। आगे, इस्लामिक प्रोविजंस वर स्ट्रेंथन्ड अंडर विच अमेंडमेंट? किस अमेंडमेंट के अंडर इस्लामिक प्रोविजंस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया गया था? 8वीं तरमीम के अंदर इस्लामिक प्रोविजंस को स्ट्रॉन्ग किया गया था ड्यूरिंग द रीन ऑफ जनरल ज़ियाउल हक। हु टेक्स ओथ फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से ओथ कौन लेता है जी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो ओथ लेते हैं जी किससे? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से। द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल के लिए प्रेसिडेंट को क्या किया जाता है? इलेक्ट किया जाता है। अंडरस्टैंड? आगे, द प्राइम मिनिस्टर इज़ इलेक्टेड बाय नेशनल असम्बली। प्राइम मिनिस्टर को नेशनल असम्बली इलेक्ट करती है। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ
पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नेशनल असम्बली और सेनेट पे मुश्तमिल है, ठीक है जी। नेशनल असम्बली हमारे पास लोअर हाउस है और सेनेट हमारे पास अपर हाउस है। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन नेशनल असम्बली एज़ पर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, ये कितनी थी जी? 200 सीट्स थी जब 1973 का आइन आया था पहली दफ़ा, ठीक है जी। तो आप 1956 का आइन देखें तो 300 थी, फिर आगे 156 थी 1962 के आइन में। चेयरमैन ऑफ सेनेट इज़ आल्सो एक्टिंग प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। जो चेयरमैन सेनेट होता है वो प्रेसिडेंट एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करता है जब प्रेसिडेंट मुल्क से बाहर हो या टेम्परली उसकी डेथ हो जाए या किसी भी वजह से उसकी एब्सेंस हो जाए। तो आजकल चेयरमैन सेनेट कौन है ये आप लोगों ने देख लेना है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट कौन है वो भी आपने देखना है। नेशनल असम्बली के स्पीकर कौन है, डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली, ये भी आपने देखना है कौन है। आगे है जी द मिनिमम एज फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ 45 ईयर्स, ठीक है जी। 45 साल जो है वो मिनिमम एज फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। ओके जी, तो प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 45 साल होनी चाहिए, ठीक है जी। मिनिमम एज फॉर सेनेटर के लिए जनाब 30 साल की एज रिक्वायर्ड होती है, गवर्नर के लिए 35 साल, और नेशनल असम्बली का मेंबर बनने के लिए 25 साल एज चाहिए होती है। प्रोविंशियल असम्बली का मेंबर्स बनने के लिए भी 25 साल, नेशनल असम्बली का मेंबर बनने के लिए भी 25 साल। ये सेम MCQ से यहाँ पे आप लोगों ने इसको ऐसे ही याद कर लेना है। ओके, द टर्म ऑफ नेशनल असम्बली 5 साल के लिए होती है जी नेशनल असम्बली, अनटिल अनलेस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, डिसॉल्व हो जाए असम्बली। सेनेट की टर्म जो है वो 6 साल के लिए होती है और इसमें जो है वो हर 3 साल में लोग रिप्लेस होते रहते हैं, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता सेनेट, ये वाला हाउस। हाफ ऑफ द सेनेट मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी, हर 3 साल के बाद सेनेट के मेंबर्स जो हैं वो आधे मेंबर्स जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। हर 3 साल के बाद, नहीं फोकस करें, हर 3 साल के बाद सेनेट के आधे मेंबर्स जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर फिर दोबारा उनको इलेक्ट किया जाता है। फंडामेंटल राइट्स आर कवर्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्ट 2 जो है उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स को जो है वो कवर किया गया है। आगे जी, नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स गिवन इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली, तो ये 12 थे जी नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो कि दिए गए थे ओरिजिनली 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में। द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी आर कवर्ड इन, ये जो है ना पार्ट 2 का चैप्टर 2 है, उसके अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी कवर किए गए हैं, ये आपने याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 175 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस्टेब्लिश किया गया। फंडामेंटल राइट्स इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन आर कवर्ड फ्रॉम आर्टिकल 8 से 28 आर्टिकल तक फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं। आगे प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी आर गिवन इन आर्टिकल 29 से 40 जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी दिए गए हैं। 8 से 28 फंडामेंटल राइट्स, 29 से 40 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। फेडरल शरीयत कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय विच अमेंडमेंट, तो 8वीं अमेंडमेंट के तहत फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश किए गए थे। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज जस्टिस हमूदुर रहमान। आपने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी शायद पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो उसको लाजमी पढ़ें। द नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन पाकिस्तान एज़ पर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन 5 हैं जी हाई कोर्ट। सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, ठीक है जी। उसके बाद आपका जो है वो पेशावर हाई कोर्ट है, और फिर आपका जो है वो कोयटा के अंदर जो आपका बलूचिस्तान का जो हाई कोर्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 18वीं तरमीम के बाद बना था, याद रखिएगा। ओके, आगे हमारे पास है विच आर्टिकल डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 176 कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के मुतलिक बात करता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो जो जितनी बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो प्रेसिडेंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया जा सकता है। आर्टिकल 95 है ये। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट थ्रू इम्पीचमेंट, तो इम्पीचमेंट का एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है, उसका प्रॉपर ट्रायल चलता है, फिर वोटिंग होती है उस पर। अंडरस्टैंड जी। आगे हमारे पास सवाल है आर्टिकल 58(2)(b पावर टू डिसॉल्व नेशनल असम्बली वाज एडेड बाय 8th अमेंडमेंट में जनाब ज़ियाउल हक साहब ने आर्टिकल 58(2)(b ऐड किया था कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी पे किसी भी टाइम चाहे तो नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर दे। आर्टिकल 52(b वाज रिप्लेस्ड बाय, ये 13th अमेंडमेंट भी नवाज शरीफ के दौर में आई थी 1997 में, उसमें इस 8वीं तरमीम के आर्टिकल को ख़त्म किया गया था।
आर्टिकल 58(2) वाज रिस्टोर्ड बाय 17th अमेंडमेंट। फिर जनाब मियां नवाज शरीफ ने जब इसको ख़त्म किया तो 17th अमेंडमेंट के ज़रिए 2003 में परवेज़ मुशर्रफ इस आर्टिकल को दोबारा लेके आ गए, इस तलवार को दोबारा लेके आ गए जमहूरियत में। कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट वाज एबॉलिश्ड बाय 18th अमेंडमेंट। एक कंकरेंट लिस्ट हुआ करती थी जिसमें कुछ ऐसे आर्टिकल, कुछ ऐसे आइटम्स होते थे, कुछ ऐसे मैटर्स होते थे जिनके ऊपर फेडरल भी लेजिस्लेशन कर सकता था और प्रोविंसेस भी, मतलब दोनों को इख्तियार होता था। लेकिन अगर वो आपस में उनकी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो फेडरल की बात मान ली जाती थी। तो इस कंकरेंट लिस्ट को ख़त्म कर दिया गया 18वीं तरमीम के बाद। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। आगे है जी नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो है, NFC अवार्ड, ये आर्टिकल 160 के तहत दिया जाता है जी। ये पूरा एक्चुअल में है क्या, ये सारा मैंने बताया है उधर आपको। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाई जाती है आर्टिकल 153 के तहत, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है। 18th अमेंडमेंट वाज पास्ड इन ईयर 2010 में पास की गई थी। शायद इस पर पूरी मैंने वीडियो बनाई है। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ गिलानी, प्रेसिडेंट थे आसिफ अली जरदारी। 18th अमेंडमेंट रिस्टोर्ड विच सिस्टम, इसने पार्लियामेंट्री सिस्टम को रिस्टोर किया, क्योंकि इससे पहले प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब क्वेसी प्रेसिडेंशियल सिस्टम छोड़ के गए थे। आगे है जी नेम ऑफ NWFP वाज चेंज टू KPK। 18वीं तरमीम के बाद इसका नाम KPK खैबर पख्तूनख्वा रखा गया, क्योंकि वहाँ के पख्तूनों की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी, इसलिए उनकी रिप्रेजेंटेशन को मज़ीद प्रोमिनेंट करने के लिए NWFP का नाम KPK रखा गया। इस्लामाबाद वाज डिक्लेयर्ड एज पाकिस्तान कैपिटल ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 1 के तहत। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी फेडरेशन के बारे में, रिपब्लिक की टेरिटरीज़ के बारे में बात की गई आर्टिकल 1 में, उसी में इस्लामाबाद कैपिटल बताया गया। ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान एज पर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। उर्दू वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज अंडर आर्टिकल 251। आर्टिकल 251 के तहत उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज। आगे है जी इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल इज़ मैंशनड इन आर्टिकल 228 से 231 आर्टिकल जो हैं वो इस्लामिक प्रोविजंस पे ही बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 213 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनली जो थे वो 11 ही थे, आजकल देखना है आपने 16 हैं या 17 हैं। तो ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट के जजेस कितने थे जी? 11 ही थे। जैसे आपको पता है ओरिजिनली फंडामेंटल जो राइट्स थे वो कितने थे? 12। आगे है जी द प्राइम मिनिस्टर इज मैंशनड इन विच आर्टिकल? आर्टिकल 91। आर्टिकल 41 में प्रेसिडेंट मेंशन है, आर्टिकल 91 में प्रेसिडेंट मेंशनड है। प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन अंडर आर्टिकल 45 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो माफ़ी किसी को दे सकता है, किसी कैदी को, प्रिजनर को, किसी को भी। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज़ कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन। ठीक है जी। एमरजेंसी इन पाकिस्तान कैन बी डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 232 आर्टिकल के तहत एमरजेंसी जो है वो मुल्क के अंदर नाफिज की जा सकती है जब कोई जंग का समा हो, कोई इंसर्जेंसी हो जाए या स्टेट सॉवरेनिटी को कोई ख़तरा हो। आगे सवाल है हमारे पास, इफ़ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिकम्स वैकेंट हु एक्ट्स प्रेसिडेंट? तो चेयरमैन सेनेट जो है वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करता है अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी चाहिए है इसको। इस्लामिक प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन आर्टिकल 227 से 231 में। इस्लामिक प्रोविजंस हैं सारी। आर्टिकल 227 बात करता है जी किस चीज़ के बारे में? कि कोई भी लॉ इस्लाम के इस्लामी तालीमात के रिपग्नेंट नहीं होना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए या उससे तसादुम में नहीं होना चाहिए। आगे है जी आर्टिकल 2 डिक्लेयर्स। आर्टिकल 2 डिक्लेयर ये करता है कि इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन है हमारा। उसके बाद आर्टिकल 2A वाज इंसर्टेड बाय विच अमेंडमेंट? 8वीं तरमीम के तहत जो है वो आर्टिकल 2A जो है ना वो ऐड किया गया था और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का सब्सटेंटिव पार्ट बनाया गया था। ये 18वीं तरमीम के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के डिटेल लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, अगर वो आपने नहीं देखा तो लाजमी जाके देख लें। आर्टिकल 2A मेड विच डॉक्यूमेंट एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इसने हिस्सा बनाया था, दिबाचे से फंडामेंटल हिस्सा बना दिया। शरिया कोर्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी जजेस? 8 जजेस जी। शरिया कोर्ट में 8 जजेस हैं जी, ये आपने याद रखना है। आगे द टर्म ऑफ सेनेट चेयरमैन इज़ 3 साल के लिए सेनेट चेयरमैन वो जो है उसको क्या किया जाता है जी, उसकी टर्म है। हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट? तो स्पीकर नेशनल असम्बली जो है वो प्रिजाइड ओवर करता है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जब
पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग होती है तो उसको प्रिजाइड ओवर नेशनल असम्बली का स्पीकर करता है। द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान वाज डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से थी। ये इनको एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान की पहली वुमेन नेशनल असम्बली की स्पीकर हैं। हु सर्टिफाइज अ मनी बिल इन पाकिस्तान। तो स्पीकर नेशनल असम्बली जो है वो मनी बिल को इंडोर्स करता है, सर्टिफाई करता है। और याद रखिए कि जो लोअर हाउस है उसको पॉकेट या पर्स भी बोला जाता है जनाब पार्लियामेंट का, क्योंकि हमेशा मनी बिल जो है वो लोअर हाउस से जनरेट होता है, अपर हाउस उसको जनरेट नहीं कर सकता, स्टार्ट नहीं कर सकता। वैसे इसके अलावा कोई आम बिल जो है वो सेनेट से भी स्टार्ट हो सकता है। द प्रेजिडेंट मस्ट बी अ मुस्लिम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 41A 41, इसके बाद क्लॉज 2 है। प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी ए मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, ठीक है जी, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर और आपकी एग्जेक्टिव फ्यूज़ होती है, मिली हुई होती है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नेशनल असम्बली का मेंबर बनना लाजमी है। जुडिशल रिव्यू पावर लाइज विद सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशल रिव्यू की ताकत है। वो कोई भी लेजिस्लेशन अगर किसी पार्लियामेंट ने की है, वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो वो उसको नल एंड वॉइड करार दे सकती है। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज़ मैंशनड इन विच आर्टिकल, आर्टिकल 156 के अंदर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है वो मैंशन की गई है। आगे, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट कंटेन 59 सब्जेक्ट्स। अब आपकी जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसके अंदर 59 सब्जेक्ट्स हैं, ये आपने याद रखना है। और फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के ऊपर जो कानून साजी करनी है वो सिर्फ फेडरल ने करनी है, अंडरस्टैंड। आफ्टर 18th अमेंडमेंट रेजिडुअरी पावर्स रेस्ट विद प्रोविंसेस, ठीक है। अब सिर्फ हमारे पास फेडरल की लिस्ट है, बाकी सारी की सारी पावर्स किसको दे दी गई हैं, प्रोविंसेस को दे दी गई हैं। और 18th अमेंडमेंट के बाद 47 सब्जेक्ट्स डिवॉल्व कर दिए गए हैं प्रोविंसेस को। गवर्नर ऑफ प्रोविंस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो जो गवर्नर होता है किसी प्रोविंस का, वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव होता है फेडरेशन का, उसको अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट ही होती है। इसलिए 58(2)B के तहत नेशनल असम्बली को डिसॉल्व किया जाता था और आर्टिकल 112 के तहत प्रोविंशियल असम्बली को डिसॉल्व किया जाता था और गवर्नर राज नाफिज किया जाता था। 18वीं तरमीम के बाद ये दोनों आर्टिकल्स उठा दिए गए। आगे, चीफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असम्बली। जो भी प्रोविंशियल असम्बली है वो इलेक्ट करेगी चीफ मिनिस्टर को, और जो नेशनल असम्बली है वो किसको इलेक्ट करेगी, प्राइम मिनिस्टर को। अब यही प्रोविंशियल असम्बली चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए डिसमिस कर सकती है, ठीक है, आर्टिकल 136 के तहत। और नेशनल असम्बली प्राइम मिनिस्टर को आर्टिकल 95 के तहत डिसमिस कर सकती है बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक है। हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट सारी किधर से होती हैं जी, प्रेसिडेंट ही फाइनली उनको क्या करता है, इंडोर्स करता है। वैसे तो जुडिशल कमीशन है वो फाइनल अपनी जो है ना वो अपॉइंटमेंट्स और उनके नेम्स देता है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो जजेस की अकाउंटेबिलिटी के लिए है। गवर्नर कैन डिसॉल्व द प्रोविंशियल असम्बली ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। प्रोविंशियल असम्बली टर्म इज़ 5 years। तो 5 साल के लिए प्रोविंशियल असम्बली आती है और 5 साल के लिए ही नेशनल असम्बली जो है वो होती है, ठीक है। आर्टिकल 25 डील्स विद इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, के सारे लोग कानून के सामने बराबर हैं, उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। आर्टिकल 19 गारंटीज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, और आर्टिकल 19A बात करता है किसके ऊपर, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आर्टिकल 20 बात करता है जी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको अपना मज़हब जो है उसको प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। आर्टिकल 25A बात करता है राइट टू एजुकेशन, क्या राइट टू एजुकेशन, मतलब कि हुकूमत ने ये इंतज़ामात करने हैं कि वो जो है वो बेसिक एजुकेशन की तमाम लवाजमात पूरे करे। आगे है जी, द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन पाकिस्तान इज़ पार्लियामेंट। तो लॉ जो बनाया जाता है ना, जो कानून साजी की जाती है वो पार्लियामेंट ही करती है, उसको एग्जीक्यूट करवाता है एग्जेक्टिव, और उसकी तर्जमानी करता है हमारा जुडिशरी। मजलिस शूरा रेफर्स टू पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को मजलिस शूरा बोलते हैं। अमेरिका की पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। और चाइना की पार्लियामेंट को पीपल्स नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। तुर्की की बोलते हैं ग्रैंड नेशनल असम्बली। 21st अमेंडमेंट डेल्ट विद मिलिट्री कोर्ट्स, 21वीं तरमीम के तहत मिलिट्री कोर्ट बनाए थे 2 साल के लिए, फिर 23वीं तरमीम में इनको 2 साल की मज़ीद एक्सटेंशन दे दी गई थी, क्योंकि APS का वाक़या हुआ था, इसलिए उनके ट्रायल्स को एक्सपीडाइट करने के लिए, तेज़ करने के लिए और सज़ाएं देने के लिए कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए थे। 19वीं अमेंडमेंट एडजस्टेड प्रोविजंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की अपॉइंटमेंट के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजिंग की गई थी 19वीं अमेंडमेंट के बाद, ठीक है जी।
आगे है जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इज़ रिटन इन इंग्लिश। तो ये इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है जी, वो तो बाद में इसका तर्जुमा किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहला बना था 1935 के अंदर, उसको उर्दू में तर्जुमा किया गया था ताज़ीरात हिंद के नाम से। और ये आपने देखना है कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने किया था या किस बंदे ने किया था उसका तर्जुमा ताज़ीरात हिंद के नाम से। अच्छा, द 20th अमेंडमेंट इंश्योर्ड, 20वीं अमेंडमेंट ने क्या किया था, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए 20वीं तरमीम में, ठीक है। 19वीं तरमीम में आपकी जुडिशरी के अंदर चेंजेस आई, 20वीं तरमीम में आपका इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट किया गया। 21वीं तरमीम में आपने याद रखनी है मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए थे। 22nd अमेंडमेंट रिलेट्स टू क्वालिफिकेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये भी आपने याद रखना है जी, ठीक है। 25वीं अमेंडमेंट बात करती है जो फाटा को मर्ज किया गया है केपीके के अंदर। फाटा की आपको पता है 7 एजेंसीज थी, अब ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स बन चुकी हैं। 6 फ्रंटियर रीजन्स थे और वो भी अब डिस्ट्रिक्ट के साथ मिल चुकी हैं, ठीक है। इसमें 7 एजेंसीज आपने देखनी है कौन कौन सी हैं, हु इज़ दी, और उनके आपने कैप हेड क्वार्टर्स भी देखने हैं, ठीक है। जैसे बाजोड़ का खार है, कुरम का है, पाराचनार, ये आप लोगों ने लाजमी देखना है। हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ प्रोविंस, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है ना प्रोविंस का वो गवर्नर होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने ये लाजमी याद रखना है। हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है जी, चीफ मिनिस्टर होता है प्रोविंस का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज सस्पेंडेड फर्स्ट टाइम बाय, तो जनरल ज़ियाउल हक ने फॉर द फर्स्ट टाइम इसको सस्पेंड किया था 1973 के आइन को। द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 वाज रिस्टोर्ड इन, तो 1985 के अंदर इसको दोबारा रिस्टोर किया गया था। RCO के रिवाइवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, एक ऑर्डर निकाला था और फिर इसी के तहत जो है ना नॉन पार्टी इलेक्शन हुए थे जिसमें मोहम्मद खान जुनेजो जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे। द टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन टिल 2024 इज़, तो आज तक हमारी कितनी जनाब अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, 26 हैं या 27 हैं, बताएं जी कितनी है, 26। तो ये 27 गलत लिखा हुआ है, 27 जो है वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक अमेंडमेंट्स हुई हैं, ठीक है। तो 26वीं अमेंडमेंट के ऊपर इंशाल्लाह डिटेल बात होगी, वो पूरी मैं आपको समझाऊंगा कि उसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ सकता है। लें जी, यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज़ ये लेक्चर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि आपकी वजह से कोई और बंदा भी नॉलेज प्रोक्योर कर सके। मे अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।